हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है यश और आप देख रहे हैं हमारा चैनल बायोलॉजी बूस्टर। तो आज हम जो चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, उसके अंदर एक नया टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसके अंदर अभी तक इस चैप्टर के अंदर हम जो समझ चुके हैं वो ये चीज़ है कि चार्जेस किस टाइप के होते हैं, क्या फोर्सेस वो अप्लाई करते हैं एक दूसरे के ऊपर, सेम चार्जेस होंगे तो क्या फोर्स होगा, अलग अलग चार्जेस होंगे तो क्या फोर्स होगा, और फोर्स कैसे निकाला जा सकता है बाय कूलम्स लॉ। ये सब अभी तक हम देख चुके हैं। तो अब हम देखने जा रहे हैं कि कोई भी चार्ज किस तरीके से अपने अराउंड एक फील्ड जनरेट करता है जिसका नाम होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो सपोज कीजिए अगर कोई पॉजिटिव चार्ज है, एक पॉइंट पर कोई पॉजिटिव चार्ज है जिसकी वैल्यू Q है, कैपिटल Q, और इसके अक्रॉस एक रीजन मैंने मान लिया, ये एक रीजन है जिसके अंदर मैं एक दूसरा स्मॉल चार्ज Q0 रखता हूं। तो ये Q0 इस कैपिटल Q चार्ज की वजह से एक फोर्स महसूस करेगा इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, यानी कि रिपल्शन का फोर्स महसूस करेगा, राइट। तो ये जो रिपल्शन का फोर्स आप यहां पर देख पा रहे हो, ये जो मिल रहा है, यही बेसिकली बताता है कि ये चार्ज जो है, ये Q0 चार्ज जो है, ये एक ऐसे रीजन में पड़ा है जहां पर इस कैपिटल Q चार्ज की वजह से इसको फोर्स महसूस होगा। सपोज कीजिए कि मैंने इस Q चार्ज को एक ऐसी पोजीशन पर रख दिया, इस Q0 चार्ज को एक ऐसी पोजीशन पर रख दिया जहां पर इस कैपिटल Q चार्ज की वजह से कोई फोर्स महसूस नहीं हो रहा। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि ये स्मॉल Q0 चार्ज जो है, ये इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड के रीजन से बाहर चला गया है। अगर सिंपल भाषा में मैं कहूं तो इसका मतलब ये है कि इस Q0 के अक्रॉस एक ऐसा फील्ड, एक ऐसा रीजन है जिसके अंदर मैं कोई दूसरा चार्ज अगर रखता हूं तो वो फोर्स ऑफ रिपल्शन या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को महसूस करेगा। यही इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन भी है कि इट इज अ फील्ड ड्यू टू अ गिवन चार्ज एट द स्पेस अराउंड द चार्ज इन विच एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन ड्यू टू अ चार्ज कैन बी एक्सपीरियंस्ड बाय अनदर चार्ज। मतलब अगर मैं किसी चार्ज के अक्रॉस कोई दूसरा चार्ज रखता हूं और वो फोर्स महसूस कर रहा है उस चार्ज की वजह से, तो वो उसके इलेक्ट्रिकल फील्ड के रीजन के अंदर है, और अगर वो नहीं करता है यानी कि वो उस फील्ड से बाहर है, तो वो रीजन को हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड कहेंगे। अब यहां पर दो टाइप के चार्जेस आपको देखने को मिलते हैं, एक को हम कहते हैं सोर्स चार्ज और एक को हम कहते हैं टेस्ट चार्ज। सोर्स चार्ज का क्या मतलब है? सोर्स चार्ज हम उसको कहेंगे, ये एक तरीके से सोर्स है, सोर्स जिससे इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही है, यानी कि वो चार्ज जो हमें इलेक्ट्रिक फोर्स दे रहा है, यानी कि इस केस के अंदर वो क्या होगा, कैपिटल Q चार्ज होगा। और टेस्ट चार्ज क्या होता है, जो उसके फोर्स को एक्सपीरियंस कर रहा है। जैसे कि इस केस के अंदर इस Q0 को अगर मैं इस कैपिटल Q की फील्ड के अंदर रख देता हूं तो यहां पर जो ये फोर्स महसूस कर रहा है, तो ये क्या कहलाएगा, टेस्ट चार्ज कहलाएगा, क्योंकि ये हम टेस्ट के लिए रख रहे हैं कि यहां पर इसकी कैपिटल Q चार्ज की वजह से इस स्मॉल Q चार्ज पे कोई फोर्स महसूस होता है या नहीं होता है। तो दिस चार्ज इज कॉल्ड एज टेस्ट चार्ज। जनरली हम जब भी लेते हैं, आगे जाके आप देखेंगे जब भी हम डेरिवेशंस वगैरह करेंगे, तो उसके अंदर हम इस टेस्ट चार्ज को यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज लेके चलते हैं, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज लेकर चलेंगे, राइट। तो यहां पर ये Q0 क्या है, टेस्ट चार्ज है, और ये प्लस कैपिटल Q चार्ज जो है वो क्या है, सोर्स चार्ज है। तो जैसा कि अभी तक हम देख चुके हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक ऐसा रीजन था जिसके अंदर कोई दूसरा चार्ज अगर मैं रखता हूं तो वो उस पहले चार्ज की वजह से फोर्स महसूस कर सकता है। तो अब हम ये समझते हैं कि वो फोर्स कितना होगा, या उस फील्ड के अंदर उसकी इंटेंसिटी कितनी होगी, जिसको हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। बेसिकली अगर लेमैन भाषा में बोला जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी उस फील्ड के अंदर उस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या वैल्यू है वो हम निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं इसको हम किस तरीके से निकाल सकते हैं। तो जैसा कि मैंने आपसे बात की थी कि एक पॉजिटिव चार्ज है जिसका नाम है कैपिटल Q, और उसके अक्रॉस मैंने एक रीजन एज्यूम किया था जिसके अंदर मैंने एक टेस्ट चार्ज एज्यूम किया था।
लेट अस सपोज कि अब मैं वो टेस्ट चार्ज +1 यानी कि यूनिट टेस्ट चार्ज कंसिडर कर लेता हूं। ये भी पॉजिटिव चार्ज है और ये भी पॉजिटिव चार्ज है। तो अब अगर मैं इस चार्ज के ऊपर, क्योंकि ये चार्ज एक रीजन के अंदर मौजूद है, ये रीजन वो रीजन है जिसके अंदर इस चार्ज की वजह से इस चार्ज के ऊपर फोर्स लगेगा। कैपिटल क्यू चार्ज इस प्लस यूनिटी चार्ज के ऊपर फोर्स लगाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का क्या तरीका है? हम ये निकालेंगे सबसे पहले कि ये चार्ज कितना फोर्स एक्सपीरियंस करता है। तो लेट अस सपोज कि वो फोर्स कैपिटल F है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो बराबर होगी इसी फोर्स के। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? ये वो फोर्स है जो एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज एक रीजन के अंदर, इलेक्ट्रिक फील्ड के रीजन के अंदर किसी सोर्स चार्ज की वजह से महसूस करता है। दोबारा समझेंगे इस बात को। किसी रीजन, इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन के अंदर सोर्स चार्ज की वजह से जो टेस्ट चार्ज फोर्स महसूस कर रहा है, उसी फोर्स को हम क्या कहेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड कहेंगे। अब अगर मान के चलिए कि यहां पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज की जगह पर Q0 चार्ज मौजूद होता, तो हम क्या करते? अगर हम यहां पर Q0 चार्ज ले रहे हैं यूनिट पॉजिटिव चार्ज की जगह पर, तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरीके से निकाली जाएगी? फिर भी हम यही क्या करेंगे इसके अंदर, इस सोर्स चार्ज की वजह से इस Q0 चार्ज के ऊपर फोर्स निकालेंगे और फिर उस फोर्स को इस Q0 चार्ज से डिवाइड कर देंगे। तो मुझे फिर से वही क्या मिल गया? फोर्स ऑन अ यूनिट टेस्ट चार्ज। यहां पे मैंने जब Q0 से इसको डिवाइड करा तो वापस से ये टेस्ट चार्ज क्या हो जाएगा? यूनिटी हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज बेसिकली फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द टेस्ट चार्ज इन द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डिवाइडेड बाय दैट टेस्ट चार्ज। और हम इसको सिंपली क्या कह सकते हैं? यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, राइट? तो ये फॉर्मूला वेक्टर के फॉर्म में इस तरीके से लिखा जा सकता है। और हां, आप ये बात बिल्कुल समझ रहे होंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड किस पे डिपेंड कर रही है? फोर्स पे डिपेंड कर रही है। और फोर्स अपने आप में क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या हो जाएगी? एक वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब वेक्टर क्वांटिटी है तो इसकी डायरेक्शन भी होगी। अब यह समझना जरूरी है कि डायरेक्शन क्या होगी। तो ध्यान दीजिएगा, जिस भी डायरेक्शन में एक सोर्स चार्ज टेस्ट चार्ज के ऊपर फोर्स लगा रहा है, ये फोर्स दो तरीके से हो सकता है, अट्रैक्टिव भी हो सकता है और रिपल्सिव भी हो सकता है। हो सकता है अगर ये जैसे कि ये दोनों पॉजिटिव चार्जेस हैं तो ये इसको रिपेल करेगा, तो इस केस में जो फोर्स की डायरेक्शन होगी वो आउटवर्ड होगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी आउटवर्ड होगी। लेकिन अगर ये टेस्ट चार्ज मैंने, क्योंकि हम जनरली जो कन्वेंशन है उसकी तरीके से हम पॉजिटिव लेके चलते हैं, लेकिन अगर मैं यहां पर नेगेटिव Q0 चार्ज ले लेता हूं तो ऑब्वियसली ये फोर्स क्या हो जाएगा? अट्रैक्टिव फोर्स हो जाएगा। और फिर इस वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इसके लिए आएगी वो भी अट्रैक्टिव इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि इनवर्ड्स होगी। इसको हम और अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पढ़ेंगे। अभी आप इसको इस तरीके से समझिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन वो होगी जो उसके ऊपर टेस्ट चार्ज के ऊपर लगने वाले फोर्स की डायरेक्शन होगी। अगर वो रिपल्सिव फोर्स है तो रिपल्सिव यानी कि आउटवर्ड डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। अगर वो अट्रैक्टिव फोर्स है तो इनवर्ड डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, राइट? अब हम बात करते हैं व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसा कि आप देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? फोर्स डिवाइडेड बाय चार्ज। तो फोर्स की यूनिट क्या होती है? न्यूटन, और चार्ज की यूनिट क्या होती है? कूलम। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज न्यूटन पर कूलम, राइट? तो अभी तक जो हम बात समझे हैं उसके अंदर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का एक जनरल फॉर्मूला देखा जिसके अंदर हम फोर्स निकाल रहे हैं और उसको टेस्ट चार्ज से डिवाइड कर रहे हैं। अब अगर हमें एक पॉइंट चार्ज दिया जाए, ऐसा सपोज कर लेते हैं कि हमें एक पॉइंट चार्ज दे रखा है O पॉइंट पे, राइट? तो O पॉइंट पे हमें एक चार्ज दे रखा है जिसका नाम हमने ले लिया कैपिटल Q, और उससे
कुछ दूरी पर हमें एक और चार्ज दिया गया Q0, जो कि कहां मौजूद है, P पॉइंट पे मौजूद है। तो अगर हम इस O पॉइंट पे जो चार्ज मौजूद है उसकी वजह से P पॉइंट के चार्ज के ऊपर फोर्स निकालते हैं, माइंडेड दोनों पॉजिटिव चार्जेस हम लेकर चल रहे हैं, तो फोर्स कैसे निकालते हैं, बाय कूलम्स लॉ, इट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट मैं इसलिए ले रहा हूं क्योंकि दोनों के बीच का जो मीडियम मैं कंसिडर कर रहा हूं वो एयर है, एयर या फिर वैक्यूम, राइट। तो अगेन फोर्स इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल Q नॉट अपॉन में R नॉट का स्क्वायर। R नॉट का स्क्वायर मैंने इसलिए लिया है क्योंकि O और P पॉइंट के डिस्टेंस में R नॉट ले रहा हूं, राइट, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस में R नॉट ले रहा हूं। तो ये आपका आ गया फोर्स। लेकिन हमें फोर्स नहीं पता करना, हमें पता करना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस पॉइंट चार्ज की वजह से इस P पॉइंट पे हम कैसे निकालेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द चार्ज, टेस्ट चार्ज, डिवाइडेड बाय टेस्ट चार्ज। तो यहां से मैं फोर्स की वैल्यू क्या लिख सकता हूं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल Q नॉट अपॉन में R नॉट का स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय Q नॉट। अब अगर आप ध्यान से देखिए तो ये Q नॉट और ये Q नॉट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बन जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल Q डिवाइडेड बाय R नॉट का स्क्वायर। यानी कि यहां पर हमें इस बात से मतलब नहीं है कि वो टेस्ट चार्ज जो आप ले रहे हैं वो कितनी क्वांटिटी का है, लेकिन उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड जो हम सोर्स चार्ज ले रहे हैं उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी पॉइंट पर कितनी होगी, वो इस फॉर्मूले से निकल जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट चार्ज दैट इज सोर्स चार्ज डिवाइडेड बाय जिस पॉइंट पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं उसका सोर्स चार्ज से क्या डिस्टेंस है उसका स्क्वायर ले लेंगे, राइट। तो ये है आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड। अब यहां पर हमें एक चीज का और ध्यान देना है कि यहां जैसे कि आपको मैंने दिखाया कि ये दोनों पॉजिटिव चार्ज थे, तो इसी वजह से आपको जो ये फोर्स की डायरेक्शन मिल रही है ये रिपल्सिव मिल रही है। अगर ये चार्ज अट्रैक्टिव होता यानी कि नेगेटिव चार्ज होता तो यहां पर आपको फोर्स की डायरेक्शन कुछ इस तरफ मिलती और इलेक्ट्रिक फील्ड की भी यही डायरेक्शन होती। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन टेस्ट चार्ज के मैग्नीट्यूड के ऊपर ना डिपेंड होकर, लेकिन उसकी जो चार्ज की वैल्यू है, जो प्लस है या माइनस है, साइन है, इसके ऊपर डिपेंड करती है, राइट। तो अगर नेगेटिव साइन है तो अट्रैक्टिव इलेक्ट्रिक फील्ड देखने को मिलेगी आपको, और अगर पॉजिटिव चार्ज है तो रिपल्सिव इलेक्ट्रिक फील्ड देखने को मिलेगी आपको। तो अभी हमने बात किया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है उसको हम किस तरीके से निकाल सकते हैं। अब इस कॉन्सेप्ट में हो सकता है किसी को छोटा सा कंफ्यूजन ये हो जाए कि सर अभी इलेक्ट्रिक फील्ड जब हम पॉजिटिव Q चार्ज की वजह से निकाल रहे थे प्लस Q नॉट चार्ज पे, तो वो आउटवर्ड की तरफ दिखा रहा था, और जब हम उसी जगह पर, उसी पॉइंट पर माइनस Q चार्ज की वजह से निकाल रहे हैं, इस पॉजिटिव Q चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड उसी पॉइंट पर निकाल रहे हैं, लेकिन वहां पर हमने जो चार्ज रखा है वो माइनस Q है, तो वो इनवर्ट जा रहा था। तो हमें क्या इलेक्ट्रिक फील्ड लेनी है, क्या डायरेक्शन लेनी है इलेक्ट्रिक फील्ड की, हमें कैसे सजेस्ट करना है। तो देखिए, इन जनरल जब हम बात करते हैं, बाय कन्वेंशंस और इन जनरल जब हम बात कर रहे हैं, तो हम जब किसी सोर्स चार्ज की वजह से किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं तो हम उस पॉइंट पर हमेशा पॉजिटिव यूनिट चार्ज कंसिडर करके चलेंगे, और उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आएगी वही आपकी इन जनरल इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। लेकिन कई बार क्वेश्चंस इस तरीके से आते हैं कि इस चार्ज की वजह से इस दूसरे पॉइंट पर जो चार्ज मौजूद है उस पे इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या डायरेक्शन होगी या इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या वैल्यू होगी, ये आपको निकालने को पूछा जाता है। तो उस केस में इस बात पर डिपेंड करेगा कि यहां पर जो चार्ज मौजूद है वो पॉजिटिव चार्ज मौजूद है या नेगेटिव चार्ज मौजूद है, क्योंकि हम जो लेके चल रहे हैं बाय कन्वेंशन वो पॉजिटिव यूनिट चार्ज है, और उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आएगी वो उस पर रिपल्सिव आएगी हमेशा।
लेकिन अगर मान के चलिए किसी क्वेश्चन के अंदर आपको ये दिया है कि यहां पर -Q0 चार्ज है, तो ऑब्वियसली वहां पर लगने वाला फोर्स जो होगा वो अट्रैक्टिव होगा, और इस चार्ज की वजह से इसके ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आएगी वो इस डायरेक्शन में होगी, राइट, वो इस डायरेक्शन में होगी। तो इसका मतलब ये नहीं है कि यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बदल गई है, बेसिकली यहां पर इसका मतलब ये है कि जो नेगेटिव चार्ज है इसके ऊपर फोर्स अट्रैक्टिव लग रहा है, यानी कि ऑपोजिट टू द कन्वेंशन लग रहा है, जो हमने ऑलरेडी हम कन्वेंशन में चूज कर रहे हैं, दैट इज यूनिट पॉजिटिव चार्ज, उसके ऑपोजिट आ रहा है यहां पर। तो इसीलिए हम यहां पर जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो उसमें एक माइनस साइन रखेंगे, यहां पर हम नेगेटिव साइन रखेंगे और फिर इलेक्ट्रिक फील्ड बताएंगे। लेट अस सपोज कि ये डिस्टेंस जो है वो r0 था, तो अब यहां पर -1/4πε0 q अपॉन में r0 का स्क्वायर आ जाएगा। तो ये जो चीज है माइनस में क्यों आ रहा है, जब हम डायरेक्शन के साथ में बात कर रहे हैं, यहां पर हम डायरेक्शन के साथ में बात कर रहे हैं। जैसे कि यहां पर मैंने r0 कैप लगाया है, तो r0 कैप ये डायरेक्शन है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड इसके ऑपोजिट है। क्यों है, सिर्फ इसी वजह से क्योंकि यहां पर मैंने नेगेटिव चार्ज लिया है, नहीं तो बाय कन्वेंशन वो पॉजिटिव रहता है और वो रिपल्सिव आपको देखने को मिलेगा। तो अब यही चीज आप यहां पर समझिएगा कि अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड, अभी जो हमने देखा था इलेक्ट्रिक फील्ड को मैग्नीट्यूड की फॉर्म में बेसिकली देखा था, अब हम डायरेक्शन की फॉर्म में समझेंगे कि इन केस ऑफ डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किस तरीके से होती है। तो यहां पर आप देख सकते हैं एक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर यहां पर मैंने ले रखा है, ये x डायरेक्शन, ये y डायरेक्शन और ये z डायरेक्शन है। तो यहां पर ये ओरिजिन है जिससे एक पॉजिटिव q चार्ज इस a पॉइंट पे मौजूद है, और इस a पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर है वो r1 वेक्टर है। इसी तरीके से यहां पर एक b पॉइंट है जिस पर मैं इस a पॉइंट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना चाहता हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पता करना चाहता हूं। तो अब इस B पॉइंट पे जो चार्ज मैंने रखा है वो +Q0 चार्ज रखा है, और A से B तक यानी कि AB वेक्टर जो है, ये डायरेक्शन AB डायरेक्शन जो है वो r12 है, यानी कि फाइनल वेक्टर माइनस फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर। तो ये है आपका AB वेक्टर। तो अब अगर मैं इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहता हूं तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इस पॉइंट पर फोर्स निकालूंगा। तो फोर्स इन वेक्टर फॉर्म विल बी इक्वल टू 1/4πε0 इंटू Q कैपिटल Q बाय Q0 डिवाइडेड बाय इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, r12 का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय डायरेक्शन। अब आप यहां पर देख सकते हैं कि अगर मेरा ये पॉजिटिव चार्ज है और ये भी पॉजिटिव चार्ज है तो यहां पर आपको एक रिपल्सिव फोर्स दिखने को मिल रहा है। इन जनरल हम हमेशा पॉजिटिव चार्ज ही लेकर चलेंगे। तो यहां पर r12 की डायरेक्शन यही आएगी, इसीलिए आपका फोर्स भी किस डायरेक्शन में है, r12 की डायरेक्शन में। तो यहां पर मैंने फोर्स की डायरेक्शन क्या दे दी है, r12 कैप। अब मैं जब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहता हूं तो वो क्या होगा, फोर्स डिवाइडेड बाय चार्ज। तो मैं फोर्स की वैल्यू मैंने यहां पर पुट करी और उसको टेस्ट चार्ज यानी कि Q0 से मैंने डिवाइड कर दिया। तो यहां पर क्या बचेगा, दिस इज द मैग्नीट्यूड और ये क्या है आपकी डायरेक्शन। आप देख सकते हैं यहां पर r12 कैप की डायरेक्शन में ही इलेक्ट्रिक फील्ड है जिस डायरेक्शन में आपका फोर्स है, राइट। तो ये तरीका है इलेक्ट्रिक फील्ड को वेक्टर फॉर्म में लिखने का, राइट। यहां पर ये r12 जो है ये मैग्नीट्यूड का स्क्वायर हुआ है जो इन दोनों के बीच का है। इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि अगर मैं r12 कैप लिखना चाहता हूं तो r12 कैप इज बेसिकली यूनिट वेक्टर ऑफ r12 वेक्टर, और यूनिट वेक्टर कैसे निकलता है, r12 यानी कि वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। तो वेक्टर को जब आप मैग्नीट्यूड से डिवाइड करते हैं तो वो यूनिट वेक्टर देता है। तो अब अगर मैं इसको यहां पर लिखना चाहूं तो मैं किस तरीके से लिख सकता हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर की फॉर्म में 1/4πε0 कैपिटल Q अपॉन में r12 वेक्टर का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय r12 वेक्टर डिवाइडेड बाय r12 वेक्टर का मैग्नीट्यूड। अब यहां पर नीचे दोनों मैग्नीट्यूड होंगे तो मैं इस तरीके से भी इसको लिख सकता हूं।
ये यहां पर स्क्वायर की जगह अब क्यूब हो जाएगा, यहां पर स्क्वायर की जगह अब क्यूब हो जाएगा और ये आपको मिल जाएगा r12 वेक्टर। तो इस तरीके से भी आप इस वेक्टर फॉर्म को लिख सकते हैं। अभी ये एक सिस्टम था जिसके अंदर सिर्फ दो चार्जेस मैंने एज्यूम करे, यानी कि अगर मैं कहूं तो इस चार्ज की वजह से इस पॉइंट पर सिर्फ मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड पता करने की कोशिश की। सपोज कीजिए कि अगर मैं एक चार्ज की वजह से अलग अलग कई सारे पॉइंट्स पर इलेक्ट्रिक फील्ड सिस्टम में पता करना चाहता हूं, राइट? तो वो कैसे निकाल सकता हूं मैं? लेट अस सपोज कि सेंटर में ये जो चार्ज मौजूद है इस पॉइंट पर, वो ओ पॉइंट पर जो चार्ज मौजूद है वो कैपिटल क्यू चार्ज, ये पोजीशन ए है, ये पोजीशन बी है, ये पोजीशन सी है और ये पोजीशन डी है, राइट? तो हर पोजीशन पर मैं अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूंगा। बेसिकली अगर मैं आपसे ये कहना चाहूं कि यहां हर एक पोजीशन पर कुछ ना कुछ चार्ज मौजूद है, फॉर एग्जांपल लेट अस सपोज कि ये Q1 चार्ज है, ये Q2 चार्ज है, ये Q3 चार्ज है, ये Q4 चार्ज है और यहां पर मैंने Q0 चार्ज ले लिया है, राइट? और अब मैं क्या निकालना चाह रहा हूं कि A, B, C और D इन चारों पोजीशन से इस पोजीशन पर, इस सेंटर पोजीशन पर, O पोजीशन पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ रही है, राइट? यहां पे तो सिस्टम में सिर्फ एक चार्ज था जिसकी वजह से मैं एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड पता कर रहा था, लेकिन अब मैंने सिस्टम के अंदर कई सारे चार्जेस लिए हैं और उसकी वजह से एक पॉइंट पर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना चाहता हूं। तो इसके अंदर जैसा कि हमने ये चीज फोर्स में भी देखी थी, हमने सबसे पहले फोर्स में पढ़ा था कि एक पॉइंट चार्ज की वजह से किसी पॉइंट पर कितना फोर्स, कोई चार्ज कितना फोर्स महसूस करता है। फिर हमने ये देखा था कि कई सारे चार्जेस अगर एक साथ हम लेंगे और उससे एक चार्ज के ऊपर फोर्स पता करेंगे तो वो किस तरीके से करेंगे। तो उसके अंदर जैसा कि हमने पता करा था सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, राइट? सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। तो ऐसा ही कुछ सुपरपोजिशन प्रिंसिपल इस केस के लिए भी अप्लाई होगा। जब हम इन सभी चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पे पता करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, इंडिविजुअल चार्जेस की वजह से हम सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। लेट अस सपोज कि Q1 चार्ज की वजह से मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला और इसके लिए हम मान लेते हैं कि Q1 चार्ज के बीच में और Q0 चार्ज के बीच में जो डिस्टेंस है वो R01 का है, इनके बीच में डिस्टेंस जो है वो यहां पर ये R02 का है, इसके बीच का डिस्टेंस R03 का है और इसके बीच का डिस्टेंस R04 का है। ऐसे सिर्फ चार ही नहीं, कितने भी आप डिस्टेंसेस, कितने भी आप चार्जेस ले सकते हैं एक सिस्टम के अंदर। तो अब हम अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज 1 पता करते हैं तो E1 क्या आ जाएगा, 1/4πε0 Q1 अपॉन में R10 के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इंटू R10 कैप, यही डायरेक्शन के साथ में आएगा। ऐसे ही मैं E2 अगर निकालना चाहता हूं तो वो क्या आ जाएगा, 1/4πε0 Q2 अपॉन में R02 का स्क्वायर और R02 कैप। इलेक्ट्रिक फील्ड थर्ड क्या आ जाएगा, Q3 अपॉन में R03 का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर और उसका वेक्टर, और ऐसे ही E4 भी आ जाएगा। राइट? तो ये सारी मैंने इंडिविजुअल इलेक्ट्रिक फील्ड्स निकाल ली है, किसकी वजह से, इन सभी चार्जेस की वजह से इस एक पॉइंट के ऊपर। अब मैं क्या करूंगा, इन सबका वेक्टर सम करूंगा टू गेट द टोटल नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट। तो मुझे कुछ नहीं करना है, इन सबका क्या करना है, मुझे वेक्टर सम करना है। यही सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का लॉजिक है। अगर मुझे किसी पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है तो मैं इंडिविजुअल चार्जेस से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूंगा और उसका टोटल वेक्टर सम कर दूंगा।
तो वेक्टर सम करने पर मुझे एक चीज जो इनमें से कॉमन नजर आ रही है वो क्या नजर आ रही है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये मुझे इसमें कॉमन नजर आ रहा है। तो मैं इसको बाहर ले लूंगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और अंदर मेरे पास क्या बच जाएगा, Q1 अपॉन में R01 के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर R01 कैप, Q2 अपॉन में R2 का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर R02 कैप, Q3 अपॉन में R03 के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर R03 कैप, एंड Q4 अपॉन में R04 के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर R04 कैप। इस तरीके से आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इन द वेक्टर फॉर्म का सम मिल जाएगा। ये आपको टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड दे सकती है इस पॉइंट के ऊपर, जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर आएगी, राइट।